एक औरत जिसका चरित्र खुद जो है बाजार की मिठाई की तरह है, जिसे कोई भी खा सकता है, वो औरत जो है लोगों को बता रही है कि हिंदुस्तान का किसान जो आतंकवादी है। ये बिल पास होना नहीं है, बल्कि ये तानाशाही तरीके से बिल पास हुआ है और ये बताता है कि हमारी संसद जो है एक तरह से नकारा सिद्ध कर दी है सरकार ने। देखिए मोदी जी जो है राजनीति के सांड हैं। आप सांड को ये नहीं कह सकते भाई तू ये क्यों कर रहा है। सांड के ऊपर कोई कानून नहीं लगता कि डाल दामोदर दाल में पानी, कि मान लो घर में 5 आदमी आए तो पानी डाल दो, फिर और ज़्यादा आ गए तो फिर डाल दो, फिर और ज़्यादा आए तो फिर डाल दो। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दामोदर ने जो है दाल नहीं खिलाई। बाई चांस मोदी जी के पिताजी का नाम भी दामोदर दास है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, वकील, सोशल एक्टिविस्ट और बड़ी जानी मानी शख्सियत है आपके सामने। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में रविंदर जी। रविंदर जी, आप हर जो लेटेस्ट इशू है उसमें हम आपसे बातचीत करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे जो बहुत ही गर्म इशू है। हालांकि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल इशू ही नहीं है, किसानों का इशू है। क्योंकि किसानों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि हर आदमी कहीं ना कहीं किसान है। बिल्कुल, हर आदमी कहीं ना कहीं किसान है, जुड़ा हुआ है किसी फैमिली से। जो हम खाते पीते हैं वो किसान ही देते हैं। जी जी। जो बिल आया है, ड्रैकोनियन बिल कहा जा रहा है, और किस तरीके से पास हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी मैंने 40 साल से ज़्यादा तो पार्लियामेंट कवर की है। इस तरीके से कभी इतना हंगामा नहीं हुआ राज्यसभा में, ख़ास तौर पे जिस तरीके से हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मेजॉरिटी पास करना पास कर दिया। बिल्कुल। तो ये बिल क्या है कि जो अपोजिशन आम आदमी को नहीं समझा पा रही है। हालांकि किसान तो शुरू से, जब से इसके आने की चर्चा हुई, हरियाणा में भी और पंजाब में भी और महाराष्ट्र में सड़कों पे उतरा हुआ है। जी जी। तो ये इस बिल के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए इसी लफ्ज़ों में कि ये है क्या चीज़, क्योंकि मुझसे भी कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि भाई ये है क्या। ये ऐसा है कि लोकतंत्र में एक परंपरा होती है कि जब भी सरकार को या जनता को कोई तकलीफ़ होती है या आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो पहले उस पर जनता के बीच में बहस चलती है, मीडिया में चलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लोग एक दूसरे को समझाते हैं और एक जब आपसी समझ बनती है उसके बाद सरकार कहती है कि हम ये बिल जो है लाना चाहते हैं। बिल लाने का तरीका ये होता है, पहले जो है पार्लियामेंट में, पहले आपने हमेशा देखा होगा कि संसदीय समिति ये कहती थी कि बिल लाया जा रहा है, अगर किसी को कोई इस पर ऑब्जेक्शन है, सुझाव देने वो दें, और लोग उस पर सुझाव देते थे। उसके बाद उस बिल को जो है संसद में पेश करने से पहले मंत्रिमंडल अप्रूवल देता था। मंत्रिमंडल के बाद जब बिल जो है पार्लियामेंट में पेश होता था तो उसको 3 बार पढ़ा जाता था। उसकी 3 रीडिंग जो है कंपलसरी है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। हाँ जी। तो पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद वो पढ़ा जाता है, उसके बाद जो बिल रखा जाता है और रखने के बाद जो है जिन सदस्यों को बोलना होता है वो लोग बोलते हैं और उसके बाद जिन सदस्यों को उसमें संशोधन करने होते हैं वो संशोधन प्रस्ताव जो है वो देते हैं। और उन प्रस्तावों पे जो है जब बिल पास होने वाला होता है तो उस पर जो है हर प्रस्ताव पर जो है वोटिंग होती है। और वोटिंग होकर ही पता चलता है कि भाई ये वाला संशोधन जो है ये पास हुआ या गिर गया। सरकार भी कई बार लाती है, अपोजिशन भी लाता है। और जब संशोधन जो है जब सारे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो है वो हाउस में जो है वोटिंग के समय जो है पहले वॉइस वोट होती है। और वॉइस वोट में अगर लोग संतुष्ट नहीं होते तो फिर कहते हैं कि डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न का मतलब होता है हाथ उठाकर। और हाथ उठाने के बाद भी अगर कुछ एम्बिग्विटी या कुछ संशय बना रहता है तो ये कहा जाता है कि पर्ची से, स्लिप से वोटिंग होगी। और तब सारे आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर सदस्य पर्ची पर लिखता है, वो पर्ची काउंट होती है और वो रिकॉर्ड में रखी जाती है और ये बताया जाता है कि बिल पास हो गया या फेल हो गया। अब आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है 3-3 घंटे के लिए लोकसभा चल रही थी, 3 घंटे के लिए राज्यसभा चल रही थी। बिल को ज़बरदस्ती ना उस पर कोई बहस हुई, ना किसी सदस्य को बोलने दिया और ना लोगों को। इसकी कॉपियाँ भी तो बढ़ती हैं ना। कॉपियाँ होती है। अब तो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया है कि पार्लियामेंट ने कह दिया हमारा सारा वर्क जो है पेपरलेस है। तो पेपरलेस का मतलब है आपको जो देखना है कंप्यूटर पर देख लो, और कंप्यूटर अगर हैंग हो गया तो आपको नहीं मिलेगी वो बात। नहीं, पहले तो घर घर जाके नहीं, पहले तरीका था, लेकिन अब जो है सरकार ने कह दिया है कि सारे पार्लियामेंट का जितना भी काम है वो पेपरलेस होगा, क्योंकि हमारे पास पेपरों की कमी है, सरकार को बचत करनी है। तो बचत के नाम पर सरकार ने जो है पूरी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को पेपरलेस कर दिया है। मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी अब आपको बुक में मिलती थी, वो नहीं मिलेगी। बुक में मिलती थी, अब बंद कर दी गवर्नमेंट ने। अब कोई जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो है किताब की शेप में आपको नहीं मिलेगी। देखना है तो नेट पे देख लो, नेट पे नहीं देख पा रहे तो घर बैठो। तो इस सरकार ने क्या किया कि सारा जो मामला है, जिस तरह बिल लाया गया, जिस तरह पार्लियामेंट का सेशन आहूत किया गया, जिस तरह पास किया गया, तो उससे लगता है कि पूरी सरकार जो है वो जल्दबाजी में थी और वो नहीं चाहती थी कि जनता में स्वस्थ बहस हो। क्यों थी जल्दबाजी इसलिए क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस सरकार को शेड्यूल दिया गया है।
चाहे वो अमेरिका ने दिया हो या अडानी अंबानी ने दिया हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनियों ने दिया हो, इसको जो है हुक्म की ताबेदारी निभानी है। ये सरकार जो है उनके हुक्म की गुलाम है और इसलिए नहीं चाहती कि जनता में बहस हो। अब तक लोगों को नहीं पता कि क्या बहस है, पता ही नहीं है कि कानून इशू क्या है, इशू कानून क्या है, क्योंकि अखबारों में तो एकदम से आए, एकदम से हंगामा होने नहीं, लगा। अखबार में भी नहीं आया। अखबार में देखिए कि किसान संशोधन के बारे में, किसानों के सुधार के बारे में सबसे बड़ा प्रयास जो है स्वामीनाथन कमेटी के रूप में हुआ था। और स्वामीनाथन कमेटी जो थी वो नवंबर 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी और उसने रिपोर्ट जो है 23 महीने बाद जो है अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट ने ये कहा था कि सरकार को चाहिए कि वो जो है किसानों के सुधार के लिए एक तो समवर्ती सूची और एक राज्य सूची और केंद्र सूची होती है हमारे संविधान में, और उसमें लिखा है कि कौन से विषय जो है राज्य के अधीन होंगे, कौन से जो है राज्य और केंद्र के अधीन होंगे और कौन से जो है सिर्फ राज्यों के अधीन होंगे। तो कृषि जो है राज्य का विषय है, इस पे केंद्र सरकार जो है किसी तरह का कानून अपने आप नहीं बना सकती राज्यों की सहमति के बिना। लेकिन आप देखेंगे कि ये समवर्ती सूची में लाने से पहले ही आपने देखिए सरकार ने केंद्रीय सूची में लाकर अपना बिल पास कर दिया। दूसरी बात आप देखेंगे कि स्वामीनाथन समिति ने कहा था कि जो किसान है उसकी लागत जो होती है उसको जो है कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए किया जाए कि जितनी उसकी लागत होती है उसका पे 50% उसको जो है बढ़ाकर दिया जाए ताकि कृषि लाभदायक हो। हिंदुस्तान के जितने किसान हैं उनमें 91% किसानों की जो जोत है, जो खेती का सीमा है वो 1.8 एकड़ है। और 1.8 एकड़ में अगर हम देखें तो अगर वो अपनी खेती करता है तो हमारे यहाँ पर एकड़ जो खेती का खर्चा है आज समय वो 12,210 रुपये होता है और उसमें जो बचत और उपज जो उसका बिकती है वो बिकती है 15,320 रुपये की। तो एक किसान को सिर्फ 3,000 रुपये मिलते हैं पूरी खेती करने के बाद एक सीज़न में, तो 3,000 में उसका खर्च नहीं चलता। इसलिए हिंदुस्तान में कृषि जो है घाटे का सौदा है और इसीलिए हिंदुस्तान का किसान जो है आप देखेंगे कि नगद फसल जो होती है जैसे कपास है, गन्ना है, उसमें चला जाता है ताकि वो जल्दी से पैसा कमा सके। तो सरकार को ये करना चाहिए था कि उसमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि किसानों को अच्छे बीज देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि जो कृषि भूमि है, जो कृषि जिस पे हो रही है वो भूमि कॉर्पोरेट को ना दी जाए और वन की भूमि भी कॉर्पोरेट को ना दी जाए। लेकिन इस सरकार ने पहले ही ये कर दिया है कि वन की भूमि आप देखेंगे अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी और बहुत सारी ज़मीन जो है ज़बरदस्ती इन्होंने बहुत सारे चेंज करके जो है जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें भी चेंज कर दिया है और वो ज़मीन उसको दे दिया है। यानी स्वामीनाथन कमेटी की जो 8 रिपोर्टें हैं, 8 अनुशंसा हैं, उनको इस सरकार ने गटर में डाल दिया। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि वो बड़े मज़े से बताते हैं जितने भी मोदी के भक्त हैं कि मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी का नाम लेकर ये इस तरह कई लोगों से बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी कहे कि भाई तुम जुआ मत खेलो, वो कहे जी युधिष्ठिर तो खेलते थे महाभारत में, तो मैं खेल रहा हूँ। युधिष्ठिर धर्मराज थे। यानी कि कुतर्क करने में ये सारे इतने आगे रहते हैं। और किसान की आज के समय क्या मांग है? पंजाब का किसान खड़ा हो गया है, आप देखेंगे हरियाणा का किसान खड़ा हो गया है, मध्य प्रदेश का किसान खड़ा हो गया है, महाराष्ट्र का किसान खड़ा हो गया है, आप देखेंगे यूपी का किसान खड़ा हो गया है। लेकिन अभी तक बिहार का किसान नहीं खड़ा हुआ, वो अभी भी जो है अफीम के नशे में चुप बैठा हुआ है। तो सारे किसान जो खड़े हो गए हैं और उन्होंने 25 तारीख को जो देश में कहा है कि हम लॉकआउट करेंगे, बंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की 85 करोड़ आबादी जिस धंधे में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है, और 85 करोड़ आबादी इस काम के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि जो बंद होगा 25 तारीख का, यह अभूतपूर्व बंद होगा पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि 85 करोड़ लोगों ने किसी देश में बंदी की हो। अब सवाल ये आता है कि सरकार ये कर क्यों रही है? ये हर आदमी कहता है भाई सरकार क्यों कर रही है? तो मेरा ये मानना है शुरू से कि मोदी जी जो है राजनीति के सांड हैं। आप सांड को ये नहीं कह सकते भाई तू ये क्यों कर रहा है। सांड के ऊपर कोई कानून नहीं लगता, सांड पे नगर पालिका का कोई कानून, राज्य का कानून, पुलिस का कानून नहीं लगता। और जैसे किसान अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह जो सांड हैं या किस तरह जो आजकल जो गौ हत्या बंद करने के बाद जो समस्या है कि उनकी फसल को सांड आकर, बैल आकर, गाय आकर चढ़ जाती हैं। तो मोदी जी भी उनकी फसल को, उनकी कमाई को, उनके धंधे को चरने में लगे हुए हैं। और चरने के लिए उन्होंने जो है ये बिल, जो 3 बिल आए हैं, ये पास कराने की कोशिश की है। और जिस ढंग से पास कराया है आप देखेंगे कि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है कि लोकसभा में राज्यसभा टीवी जो लाइव टेलीकास्ट करता था उसको म्यूट कर दिया गया, उसकी आवाज़ गायब कर दी गई। और आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह पास हो रहा है। ये बिल पास होना नहीं है बल्कि एक तानाशाही तरीके से बिल पास हुआ है। और ये बताता है कि हमारी संसद जो है एक तरह से नकारा सिद्ध कर दी है सरकार ने।
भाई राज्यसभा में तो आप देख रहे हैं इनकी मेजोरिटी, सब जगह मेजोरिटी है, तो वहाँ तो पास होना था, हालांकि बीजेपी मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, नहीं बीजेपी ने वोट नहीं दिया इसके बाद, तब भी नहीं है। अगर इनको यकीन होता कि हम पास हो जाएंगे तो इतना हंगामा तो वोटिंग कराते हैं, क्योंकि बीजेपी जो इनको ना ये नहीं था। आपको बड़ी अजीब बात होगी जी, पहली बार बिल पास हो रहा है जिसमें बीजेपी ने अपना व्हिप जारी नहीं किया। हाँ, व्हिप जारी नहीं किया, इसका मतलब ये है कि एमपी किसको चाहे वोट दे सकता है। हाँ, इनके एमपी, आधे एमपी जो किसान हैं, जो किसान हित चिंतक बताते हैं अपने को, वही जो है इस बिल के खिलाफ वोट देते। नहीं वो क्यों नहीं होंगे जब इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा हो, किसानों के हित में है ही नहीं कहीं से कहीं। नहीं, किसानों के हित में तो ये इसलिए नहीं क्योंकि किसान की गुलामी का रास्ता खोलता है। हाँ। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का रास्ता खोलता है। हिंदुस्तान का किसान के बारे में एक ही चीज मशहूर है जो हम बचपन में पढ़ते थे कि हिंदुस्तान का किसान जो है कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में मर जाता है। प्रेमचंद की सारी कहानियां पढ़ लो, उसमें यही मिलेगा कि गोबर के साथ क्या हुआ या औरों के साथ क्या हुआ। तो किसान को जो सांस लेने का मौका मिला है वो जब हिंदुस्तान में भूमि सुधार कानून, जमींदार उन्मूलन कानून लागू हुए, और वो लागू कराने का श्रेय एक तरह से सर छोटू राम को जाता है जो कि हरियाणा के एक तरह से किसानों के शहंशाह हैं, और दूसरे चौधरी चरण सिंह को जाता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है एक तरह से जमींदार की जो गुलामी थी उससे मुक्ति दिलाई, और उसके बाद देश में भूमि सुधार कानून जो है कांग्रेस लाई। लेकिन ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है, ये बेसिकली किसानों की सरकार नहीं है, ये बेसिकली बनियों की सरकार है, कॉर्पोरेट की। बनियान पहले बनियों की सरकार कहलाती थी, बनियों के उनके है, या हिंदू जो लोग हैं जो कि कट्टर हिंदू हैं, जो कि सोचते हैं कि जो है हमारी वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए मनु महाराज की, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वही राज करें और बाकी सब लोग जो है उनकी सेवा करें। तो ये उनको गुलाम बनाने में केंद्र सरकार ने एक इनका पुराना आरएसएस का एजेंडा है, ये उसको लागू किया, और उसको लागू करके इन्होंने क्या किया कि जैसे एक पुरानी कहावत है इनके गुजरात में कि दाल दामोदर दाल में पानी, कि मान लो घर में 5 आदमी आए तो पानी डाल दो, फिर और ज़्यादा आ गए तो फिर डाल दो, फिर और ज़्यादा आए तो फिर डाल दो। तो आप ये नहीं कह सकते जी मुझे दामोदर ने जो है दाल नहीं खिलाई। बाई चांस मोदी जी के पिताजी का नाम भी दामोदर दास है, तो ये कहावत जो है दामोदर दास के बेटे पे पूरी फिट बैठती है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दाल में पानी डालकर जो है किसान को कहा कि अब ये पी ले, ये तेरा खाना है। तो ये सरकार जो है लोगों को धोखा देने में लगी रहती है, और इस सरकार का एक ही मकसद है कि लोगों से झूठ बोलो। यानी मैं अगर आपको लूट भी रहूँगा तो ये नहीं कहूँगा मैं तेरे को लूट रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं तेरा भला कर रहा हूँ। तूने जो स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं, वर्दी पहन रखी है या कपड़े पहन रखे हैं, ये मैं तेरे इसलिए उतार रहा हूँ ताकि तू प्राकृतिक अवस्था में रह। हमें नेचुरल वे में रहना चाहिए, नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। तू अपना कच्छा भी उतार के मुझे दे दे, क्योंकि जो हमारे आदि मानव थे वो कच्छे नहीं पहनते थे, वो आज भी जो है नंगे रहते हैं। तो ये सरकार हमारे को लूटने में भी ये बताती है कि वो अपने हित के लिए नहीं लूट रही, वो हमारे हित के लिए लूट रही है। जैसे कि भेड़ का जो मालिक होता है वो भेड़ की हर बार जो है ऊन उतारता है, लेकिन भेड़ को नहीं पता चलता कि हर बार मेरी ऊन उतार रहा है, लेकिन भेड़ समझती है कि ये मेरा मालिक है। तो इसी तरह जो है मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों को भेड़ में बदल दिया है, और भेड़ में बदलकर जो है लोगों को लूटने में लगी हुई है। और इस सरकार की राज में जितने लोग भूखे हैं, तो मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि गोली खाकर एक आदमी ने कहा राम, दूसरा आदमी बोला माओ, लेकिन तीसरा आदमी बोला आलू। पोस्टमार्टम से पता चला कि पहले 2 का पेट भरा हुआ था, तीसरा भूखा था। तो आलू मांग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। और अब देखिए इस समर्थन में कैसे लोग उतरे हैं कि कंगना रनावत आ गई हैं समर्थन में, जिन्होंने किसी खेती किसानी से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बाद अखबारों में छप रहा है जिस तरीके से रविंदर जी ने बताया। नहीं, वो तो देखो कितनी शर्म की बात है कि एक औरत जिसका चरित्र खुद जो है बाजार की मिठाई की तरह है, जिसे कोई भी खा सकता है, वो औरत जो है लोगों को बता रही है कि हिंदुस्तान का किसान जो आतंकवादी है। यानी 85 करोड़ लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं। यानी आतंकवाद का मतलब है कि आप सरकार के खिलाफ बोलें, अगर आप जो है सुअरों की तरह रहेंगे तो आप आतंकवादी नहीं हैं। बाकी सुअरों के अलावा जो भी आदमी कुछ बोलता है, मुंह जिसकी जबान है, वो सारे आतंकवादी हैं। कंगना रनावत कह रही है। और कंगना रनावत कौन है? जिसको मोदी जी ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है ताकि वो भौंकती रहे, और भौंकने के लिए मोदी जी हमेशा कहते हैं कि कुत्ते पालो। तो मोदी जी के कुत्ते लोगों पर भौंक रहे हैं, मोदी जी चुप है। मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसान आंदोलन के मामले पर लोकसभा या राज्यसभा में वक्तव्य दें। मोदी जी कहाँ वक्तव्य दे रहे हैं? प्रेस में अपना एक उनका कमरा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, उस कमरे में बैठकर वो जो है लोगों को बता रहे हैं कि आपको बरगलाया जा रहा है। अबे क्यों बरगलाया जा रहा है ये तो बता दो। तो मोदी जी और उनके मंत्री राजनाथ जी कहाँ बता रहे हैं? संसद के पटल से बाहर आकर, संसद चल रही है, संसद से बाहर आकर मंत्री बयान दे रहा है। तोमर साहब वो जो है संसद से बाहर आकर भाषण दे रहे हैं। और पहले वाले जो मंत्री थे वो राधाकृष्णन,
वो कहते थे कि किसान इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि किसान नपुंसक है, अपनी नपुंसकता की वजह से छुपाने के लिए वो आत्महत्या करता है। फिर उनको लोगों ने बरगलाया, धमकाया, तो उन्होंने कहा जी किसान इसलिए आत्महत्या करता है ताकि उसकी जो है फोटो अखबार में छप सके, यानी पब्लिसिटी के लिए किसान आत्महत्या करता है। तो इस सरकार का सोच ये है कि ये जो है बेहूदे नारे पे बनी हुई सरकार है, बेहूदे आपको सपने दिखाती है, बेहूदे देश को जो है पूरी तरह से आप समझिए झूठ बोलती है। और ये झूठ बोलने वाली सरकार जो है दिन रात सुबह शाम झूठ बोलकर समझती है कि आप इसके झूठ को मान लो और ये मान लो कि हम जो कर रहे हैं वही आपका भला कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी रविंदर जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।